औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं उसका नाम है डीएरेटर। कि एक बॉयलर में डीएरेटर का क्या फंक्शन है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, मेथड ऑफ डीएरेशन कितने हैं, जो उनमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या डीएरेटर में जो मैकेनिकली डीएरेशन हो रही है वो किस तरह करवाई जा रही है, उसके करवाने का मकसद क्या है, जो करंट रेट है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन के चेंज होने की वजह से किस तरह चेंज हो रहा है, उसको ग्राफिकली हम देखेंगे। हेनरी लॉ के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ सोलिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है आपके बॉयलर के अंदर उससे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जिसके बनने की वजह से रस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, उससे हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएरेटर। तो डीएरेटर बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और अनडिज़ोल्व्ड या अनवांटेड जो गैसेस होती हैं उनको हम केमिकली भी और मैकेनिकली भी पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं, पानी से रिमूव कर रहे होते हैं। तो डीएरेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को हम स्प्रे टाइप बोलते हैं और दूसरे को हम ट्रे टाइप बोलते हैं। जो डीएरेशन होती है वो दो तरीक़ों से हो सकती है, एक को केमिकल डीएरेशन बोलते हैं, दूसरे को हम मैकेनिकली डीएरेशन बोलते हैं। दोनों तरीक़ों को जो है डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहे होते हैं और मैकेनिकली हम डीएरेशन किस तरह कर रहे होते हैं। मैकेनिकली डीएरेशन में हम प्योरीफाइड वाटर को एक टैंक में डाल रहे होते हैं बाई हेडर, और उस पानी को हम शावर करवा रहे होते हैं नीचे, और नीचे से हम जो है स्टीम टरबाइन से या किसी और सोर्स से जो स्टीम हमारी आ रही होती है या कंडेंसेट आ रहा होता है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से इन करवाते हैं। पानी ऊपर से शावर हो रहा है ड्रॉपलेट की फॉर्म में, और नीचे से जो है स्टीम जब उसके साथ डायरेक्ट मेथड के साथ टच करती है तो उसमें जो भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है या अनवांटेड गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद जो है पानी डीएरेटर टैंक में स्टोर होता जाता है और उसको हम जो है फर्दर प्रोसीजर के लिए आगे ले जाते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये भी लिया जाता है कि इसका जो हेड है वो हाई क्यों रखा जाता है। डीएरेटर टैंक जो है वो एक हाइट पे ही जाके रखा जाता है। उसकी वजह ये भी होती है कि जो NPSH है उसको भी मेंटेन करना होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को भी मेंटेन करना होता है ताकि पंप में जो है कैविटेशन वगैरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो और पंप के जो ब्लेड हैं उनको डैमेज ना करें। तो मैकेनिकली डीएरेशन हमारी इस तरह होगी कि पानी ऊपर से आ रहा है, शावर हो रहा है, नीचे से स्टीम जा रही है बाय डायरेक्ट मेथड, उसमें जितनी भी अनवांटेड गैस है या डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उनको हम बाहर निकाल रहे होंगे। इसी तरह केमिकल डीएरेशन में हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल जो है उनके डोजिंग करवा रहे होते हैं। जैसे R150 की डोजिंग हो रही होती है जिसको हम डीहा भी बोलते हैं, जिससे हम इससे जितनी भी अनवांटेड गैसेस या डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उनको रिमूव कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें रिमूव करने का मकसद क्या होता है। इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो हमारे पास अगर Fe का हम रिएक्शन करवाएं पानी के साथ H2O के साथ तो हमारे पास FeOH ये हमारे पास जो है ये फेरस ऑक्साइड बन रहा होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड। और इसी तरह इसका अगर फर्दर रिएक्शन करवाया जाए Fe का
पानी के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही होती है वो फेरक ऑक्साइड बन रहा होता है, जिसका फार्मूला FeOH। थ्राइस होता है, इसको हम फेरक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। प्लस ये जो फेरक हाइड्रोक्साइड है इसी को हम रस्ट बोलते हैं। उसके अलावा अगर देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अगर रिएक्शन करवाया जाए पानी के साथ, तो इसमें हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट जो बन रही होती है वो H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो एसिड कोई भी हो तो वो हमारे बॉयलर के लिए ख़तरनाक है, चाहे वो वीक बन रहा है या स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन एसिड तो है ना, तेज़ाब। इसीलिए हम इसको जो भी इसमें रिएक्शन हो रहे होते हैं हम उसको बेसिक साइड पे लेके जा रहे होते हैं, यानी कि उसकी जो pH होती है वो 9.5 से अबव होती है और 11 के अंदर रहते हुए हम उसके साथ जो है रिएक्शन करवा रहे होते हैं। अगर हम क्रेयन रेट की बात करें तो क्रेयन रेट जो है वो pH के चेंज होने की वजह से, यानी कि pH जो है वो 8.5 to 9.5 या 10 तक अगर जा रही है, आपका बेसिक साइड पे जा रहा है बॉयलर, तो जो क्रेयन रेट है वो भी मिनिमम होता जाता है। तो इसका जो फिज़िकली ग्राफ है वो इस तरह का होगा कि जो इसकी pH चेंज हो रही है 8.5 to 9.5 या 10 तक जा रही है, तो इसका ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, यानी कि आपका क्रेयन रेट कम होता जाता है। इसके अलावा हेनरी लॉ और सेकंड वन जो है सोलिबिलिटी लॉ भी बोलते हैं या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं। ये दोनों लॉ जो हैं ये हमारे डेरिवेटर में जो है वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे होते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। कि जो सोलिबिलिटी गैस की है किसी भी लिक्विड में वो डायरेक्ट रिलेट कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड के। सो अगर हम पार्शियल प्रेशर को देखेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है, अगर हम पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करें तो कहते हैं कि प्रेशर ऑफ ईच गैस वुड एक्सर्ट इफ इट अलोन ऑक्युपाइड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट सेम टेम्परेचर। कि अगर हम वही सेम गैस जो है उसको इंडिविजुअल भी देखें उन्हीं कंडीशन के अंदर रहते हुए कि उसका टेम्परेचर इतना होगा, उसका प्रेशर इतना होगा, तो वो हमको सेम रिजल्ट देगी। एक हो गया हमारे पास हेनरी लॉ, दूसरा हमारे पास है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में क्या कहता है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज, कि किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उसमें जो भी डिजॉल्व्ड गैसेज हैं उनके कंटेंट को अगर देखा जाए तो वो डिक्रीज हो जाते हैं, आर बिकम ज़ीरो एट सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर पे जाके वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं। कि अगर हम जो भी लिक्विड है उसको हीट अप करते जाएं, उसके जो भी मॉलिक्यूल बॉन्डिंग है उसको तोड़ते जाएं, तो उसमें जितनी भी गैसेज हैं उनकी क्वांटिटी या उनका जो कंटेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो होता जाएगा, और जब वो सेचुरेशन टेम्परेचर पे जाएं तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो उसमें कहता है कि PM जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर के। कि जब हम उसको स्टीम दे रहे होते हैं तो जितनी भी गैसेज होती हैं वो साथ साथ रिमूव होती जाती हैं।
सो ऑक्सीजन जो होती है वो मे बी पार्शली रिमूव्ड बाय रेजिंग द वाटर टेम्परेचर टू क्लोज इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, अगर हम उससे क्लोज चले जाएं तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो कहता है कि मे बी टोटली रिमूव हो जाए। तो इसमें जो है 90 to 95% के करीब जो है हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे होते हैं बाय मैकेनिकली डिएरेशन से, और बाकी जो उसकी कुछ क्वांटिटी बाकी रह जाती है उसको हम केमिकली डिएरेशन से उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी डिएरेटर का पानी होगा उसका चूँकि टेम्परेचर अब काफ़ी हाई हो चुका है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इतना हाई होने के बावजूद भी वो वेपर फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वाटर जो है वो वेपोराइज फॉर्म में नहीं जा रहा। तो उसका क्या मकसद होता है, ना जाने का मकसद यही होता है कि उसको हम अंडर प्रेशर रख रहे होते हैं और उसको जो है दोबारा एक पंप के ज़रिए इकोनोमाइज़र के थ्रू बॉयलर में हम थ्रो करवा रहे होते हैं। सो पंप के थ्रो करवाने से पहले हम एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं जिससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो लो हो जाता है, ताकि पंप जो है वो कैविटेट नहीं हो। वो कैविटेशन फिनोमेना से बचने के लिए भी हम उसके जो दरमियान में जो है एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा जो इकोनोमाइज़र होता है उसमें टेम्परेचर 250 के करीब जो है वो चल रहा होता है, लेकिन फिर भी पानी वेपोराइज फॉर्म में नहीं जा रहा या स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो उसकी वजह यही होती है कि हम उसको अंडर प्रेशर रख रहे होते हैं। जब हम अंडर प्रेशर रखते हैं किसी चीज़ को तो उसका ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। नॉर्मली पानी जो है वो 100 डिग्री सी पे जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बॉयलर के अंदर अगर देखा जाए तो पानी जो है वो 170, 175, इवन 250 डिग्री सी तक भी जाके बॉयल नहीं हो रहा या स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो वजह यही होती है कि उसका प्रेशर उस हिसाब से उतना ज़्यादा होगा। सो आज का हमारा यही लेक्चर था। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।